हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो देखो, आपका ये चैप्टर चला हुआ है साइंस में, लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का चैप्टर है। तो इसके सेट 2 के थर्ड क्वेश्चन तक आपके हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहले तो ये समझ लो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते क्या है। पहले एंजाइम ही समझ लो होता क्या है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देते हैं। वो खुद हिस्सा नहीं लेते रिएक्शन में, बिना हिस्सा लिए उस रिएक्शन की जो दर है, उसकी रेट उसको फास्ट कर देते हैं। कोई रिएक्शन आधे घंटे में होनी होगी तो कैटलिस्ट डाल के वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, 10 मिनट में हो जाएगी, 5 मिनट में हो जाएगी, इस प्रकार जल्दी हो जाएगी। तो ये होते हैं बायोकैटलिस्ट। तो एंजाइम्स भी बायोकैटलिस्ट होते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स में, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग काम करते हैं। तो ये कई टाइप के एंजाइम्स होते हैं, कुछ मेन ही आपको अभी मैं बताता हूँ। एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? एमाइलेज एंजाइम कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, ये चावल में होता है, गेहूं में होता है, अनाजों में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डायरेक्टली काम नहीं कर सकता। कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके फिर वो हमें एनर्जी देता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या काम है। कार्बोहाइड्रेट का काम है हमें एनर्जी देना। तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली काम नहीं करेगा, पहले वो ग्लूकोज में चेंज होगा और फिर वो हमें एनर्जी देगा। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? एमाइलेज एंजाइम। व्हाट इज फंक्शन, ये अलग से भी आ सकता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ एमाइलेज एंजाइम इन आवर बॉडी? तो आपने लिखना है the function of amylase enzyme is to convert carbohydrates into glucose and glucose gives us energy. नेक्स्ट देखो, लाइपेस एंजाइम। लाइपेस एंजाइम क्या काम करता है? ये फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करता है। फैट क्या होता है? चिकनाई। चिकनाई को फैट कहते हैं। जो भी चिकनाई हम खाते हैं वो फैट होती है। तो फैट भी हमें एनर्जी देती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे सकती फैट एनर्जी। फैट है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है, तब ये हमें एनर्जी देती है। तो ये काम कौन करता है? लाइपेस एंजाइम। तो ध्यान से सुनो, लाइपेस एंजाइम कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है और इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज से भी एनर्जी मिलती है और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ये भी हमें एनर्जी देते हैं। तो फैटी एसिड, इसको हिंदी में समझ लो, लाइपेस एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। कुछ नाम तो हिंदी इंग्लिश में सेम है, जैसे ये एंजाइम्स हैं, इनके नाम हिंदी इंग्लिश में सेम है, और कुछ जो अलग है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है? रेनिन एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के पाचन में रेनिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है? ये प्रोटीन को ये कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड्स में, एमिनो अम्ल में। तो एमिनो एसिड्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में नई सेल्स बनाते हैं, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, हमारा शरीर बढ़ोतरी करता है। तो जो बढ़ते बच्चे हैं
या दूध पिलाने वाली माताएं हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ज़्यादा प्रोटीन इसीलिए खाना चाहिए क्योंकि उनमें नई सेल्स बनती हैं। अब बढ़ते बच्चे हैं, उनमें नई कोशिकाएं बनेंगी, तो तभी तो उनमें बढ़ोतरी अच्छे तरीके से होगी। तो जो बढ़ते बच्चे प्रोटीन वाला आहार खूब लेते हैं तो उनको उनकी बढ़ोतरी अच्छी होती है, हाइट अच्छी निकलती है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो प्रोटीन जो नई सेल्स बनती हैं वो एमिनो एसिड से बनती हैं। ध्यान से सुनो, नई जो सेल्स बनती हैं वो एमिनो एसिड से बनती हैं। और एमिनो एसिड किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। एमिनो एसिड प्रोटीन से बनता है। अब प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन चेंज करता है? रेनिन एंजाइम चेंज करता है। ये बातें ध्यान से सुनो और याद भी रखनी है, फिर उसी हिसाब से फिर आपने एग्जाम में इसको लिखना है। नेक्स्ट है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करते हैं? बाइल जूस फूड को एल्कलिन बना देते हैं, क्षारीय बना देते हैं। एल्कलिन बनने के बाद जो फूड है वो आसानी से पच जाता है, डाइजेशन में आसानी रहती है। तो बाइल जूसेस मेक द फूड्स एल्कलिन सो दैट द फूड में बी डाइजेस्टेड इजीली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। अब देखो, फूड डाइजेस्ट हो गया तो फूड डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। हमारे पेट में दो इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। और वास्तव में जो छोटी आंत होती है ये बड़ी होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, बड़ी आंत की लेंथ कम होती है। तो फिर उसको बड़ी क्यों कहते हैं जब उसकी लेंथ ही कम है? बड़ी क्यों कहते हैं उसको? उसका भी कारण है। उसको बड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मोटी होती है, उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा मोटाई के कारण उसको बड़ी कहते हैं, एक्चुअली में लेंथ उसकी कम होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अंदर एक थिन लेयर होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसके अंदर लाइनिंग होती है और उस लाइनिंग के द्वारा डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन, वो एब्जॉर्ब किया जाता है। और जो उसकी अंदर की वॉल है वो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली जैसी, इस टाइप से, उंगली जैसी स्ट्रक्चर से बनी होती है, इस टाइप से, ऐसे उंगली जैसी स्ट्रक्चर की बनी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को विल्ली कहते हैं। तो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थिनर लेयर स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विल्ली। तो विल्ली से क्या होता है? इससे जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है ऐसे, तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऐसे घूम के जाता है, तो एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने के कारण डाइजेस्टेड फूड को काफ़ी स्पेस मिल जाता है अपना काम करने के लिए। उसके बाद फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बन गया, फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बन गए और प्रोटीन का एमिनो एसिड बन गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेज दिए जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं फिर बॉडी में जाके अपना अपना काम करते हैं। तो उसके बाद लास्ट में लिख देना है इन दिस वे, ये सारा क्वेश्चन का आंसर लिख के लास्ट में लिख देना इन दिस वे स्मॉल इंटेस्टाइन इज यहाँ इज डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। लास्ट में इस प्रकार से बनाना होता है अपने क्वेश्चन का आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो पहले तो क्वेश्चन को ही समझना जरूरी है, अभी शायद आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आया होगा, एक बार क्वेश्चन को समझो। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक्वा कहते हैं पानी को, तो जो पानी में जीव रहते हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मछली। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है स्थलीय जीव जो जमीन पे रहते हैं। तो क्या फायदा है
जमीन पर रहने वाले जीवों को जलीय जीवों की अपेक्षा सांस लेने में, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेने में क्या फायदा है? तो सारा ही फायदा है, क्योंकि जो धरती पे रहने वाले जीव हैं उनके तो सामने हवा होती है, वे डायरेक्ट ऑक्सीजन को नाक से खींच सकते हैं, कुछ भी नहीं है बीच में, डायरेक्ट ऑक्सीजन को वो खींच सकते हैं। तो लंग्स होते हैं, तो लंग्स के जरिए वो एकदम से खींच लेते हैं ऑक्सीजन को। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जलीय जीव हैं, उनको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। क्यों होती है? क्योंकि वे पानी में घुली ऑक्सीजन का यूज करते हैं, उनमें गिल्स होते हैं, गलफड़े। तो जो गिल्स हैं वो पहले पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को निकालते हैं, तब वो आगे उसकी बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो प्रॉब्लम तो है ही उनको बेचारों को। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो डायरेक्ट खींच लेंगे नाक से सांस, और जो जल में रहने वाले जीव हैं वे पहले पानी में घुली ऑक्सीजन को निकालते हैं, पानी में से ऑक्सीजन निकालते हैं पहले, और फिर वो आगे बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो कितनी प्रॉब्लम है उनको, तो सांस लेने में इस प्रकार से उनको प्रॉब्लम आती है, और यही इसका आंसर है। तो आज यही क्वेश्चन कर लो, 3 ही क्वेश्चंस करवाएं आपको। थोड़ा थोड़ा काम डेली करते रहो, लेकिन रेगुलरली करो काम, तब बात बन पाएगी। बीच में अगर रेगुलरिटी छोड़ दी तो वो काम इकट्ठा हो जाएगा, पेंडिंग ज़्यादा काम हो जाएगा, फिर आप उसको कर नहीं पाओगे। तो चलो आज की वीडियो में इतने रहेगा। ओके, थैंक्स।